अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा तरसील और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि आपके बाद एक साथियों से हमारी कैंपस में मुलाकात भी हुई थी और फिर आप लोगों की खासी तादाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस में शरीक भी नहीं हो रही थी। इस पस मंज़र में मैं ये समझ रहा था कि आप लोग शायद 11 नवंबर तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, शहर हैदराबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन आज नूर मुजस्सम ने जैसे कि इत्तला दी कि भाई 90% जो तलबा हैं आपकी क्लास के वो अभी शहर हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे पस मंज़र में बजाय इंतज़ार करने के भाई आप लोग कब यहाँ पहुँचें, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अपने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा शुरू करूँ। आज की इस क्लास में हम एक नए मौजू पर बात करेंगे। हमारा पर्चा है कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात, नेशनल एंड इंटरनेशनल उमूर। उस पर्चे के तहत हमने इंसानी हुकूक के हवाले से पिछली क्लास में बात की थी, किस तरीके से ख़ास तौर पर अगर हम हालिया अरसे में देखें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से इक़्तिदार संभाला है, तो तालिबान को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो है इंसानी हुकूक की किसी तरह से खिलाफ वर्जी ना हो, ताकि जो मसाइल का वो शिकार हैं और जिस तरीके से जिस अंदाज में वो आलमी सतह पर इमदाद के मुंतज़िर हैं या उनकी हुकूमत को तस्लीम किए जाने के मुंतज़िर हैं, उस पस मंज़र में उनके लिए ये मौजू और भी अहमियत इख्तियार कर जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के हवाले से जैसे बीबीसी का अगर आप देखिए, हर नशरियाती इदारा अगरचे के आज़ाद होता है, लेकिन बाज़ मामला ऐसे हैं जहाँ पर ये देखा जाता है या देखा गया है, ये साबित हुआ है कि उन लोगों ने बाज़ मौज़ूआत पर चुप साध ली और बाज़ मौज़ूआत पर खुलकर बोले। जैसे यमन में जो जिस तरीके से जंग से जो बच्चे मुतासिर हो रहे हैं ख़ास तौर पर, तो बीबीसी ने उस पर काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रिपोर्टें पेश की। किस तरीके से बेहतरीन सहाफ़त के नुक़्ता नज़र से है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, यानी जिस चीज़ की खबर रसानी की जा रही है, जो खबर पेश की जा रही है, वो कुछ अच्छी नहीं होती। लेकिन अच्छी सहाफ़त की यही अलामत है कि वो हकीकत की और सच्चाई की तर्जुमानी करे। तो इस हवाले से बीबीसी की रिपोर्टों को मैं बेहतरीन करार दे रहा हूँ कि बीबीसी ने बड़ी हद तक गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए दरअसल वहाँ पर जो यमन की जो सूरत हाल है, हौसी बागियों और जो सऊदी लेड फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ, जैसे हौसी बागियों की जानिब से मुसलसल सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं और सऊदी अरब और उसकी इत्तेहादी अफवाज की जानिब से कार्रवाई यमन में हौसी बागियों के खिलाफ की जा रही है, जिनको मुबैना तौर पर ईरान की पुष्पनाही हासिल है। इस सारी लड़ाई में, इस सारी जंग में जो अगर तबका कोई सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है तो वो बच्चों का हो रहा है। बच्चों के लिए तिब्बी इमदाद नहीं है, बच्चों के लिए अद्वियात नहीं है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी फाहाकशी जैसी सूरत हाल है। और बीबीसी की रिपोर्ट में जिस तरीके से बतलाया गया कि बच्चे बज़ाहिर अगर हम देखें तो उम्र के हवाले से काफ़ी उनकी ज़्यादा उम्र है, लेकिन उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए सही ग़िज़ा नहीं मिल रही है, जो तग़ज़िया उनको मिलना है उस ग़िज़ा के ज़रिए से वो नहीं मिल रहा है। उनकी माएँ उनको बर वक़्त जो उनके लिए रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन है, जो तिब्बी इमदाद है, वो उनको नहीं दे पा रही है। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी का जो रेट है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी 5 साल की उम्र को पहुँचने तक जो बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं, उसकी शरह को चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। हेल्थ जर्नलिज्म के हवाले से आप लोगों ने इस हवाले से तफ़सील से पढ़ा है। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारा मौजू है इंसानी हुकूक। और इंसानी हुकूक की, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी फ़र्द को गिरफ्तार भी, जैसे यूपी पुलिस के हवाले से गुज़िश्ता दिनों खबर आई, एक वीडियो काफ़ी शेयर किया गया, काफ़ी उसको मीडिया में कवरेज भी मिली है, किस तरीके से एक बूढ़ा बाप खुद मीडिया के सामने कह रहा है कि कल रात मैंने ही खुद अपने लड़के को पुलिस स्टेशन पहुंचाया था, जाके जो कुछ उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो कुछ उसके ऊपर मुकदमा बनने वाला है, उसका वो सामना कर सके, अपनी सफाई दे सके। लेकिन अगले दिन पुलिस ने बताया कि वो नौजवान पुलिस लॉकअप में ही
उसकी मौत वाक़ हो गई है। तो दरअसल ये कहीं न कहीं लॉकअप में मौत का वाक़ होना उस वाक़े के लिए ज़रूरी है कि पुलिस के लिए आप देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आप सालाना रिपोर्ट उठा के देखिएगा तो उसमें भी जो लॉकअप की अमवात है उसका बाज़ाब्ता तौर पर कॉलम मौजूद है। यानी किसी भी रियासत में अगर लॉकअप में अमवात हो रही हैं तो वहाँ पर पुलिस से सवाल किया जाता है। जैसे आप और थोड़ा-सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाऊँ तो किस तरीके से एक जो मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टर थी लड़की, उसका गच्ची बौली से उसका अगवा हो जाता है और उसके साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो साइबराबाद यानी हैदराबाद का वो इलाका जहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़ है, दरअसल वो जोग्राफ़ियाई तौर पर हैदराबाद में ही है, लेकिन पुलिस के इंतज़ामी हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से उसको साइबराबाद कहा जाता है। तो इस हुदूद में हुआ ये कि जो मुल्ज़िमीन थे, यानी पुलिस ने क्या किया, फौरी कार्रवाई की, एक लड़की के साथ ज़्यादती और उसके साथ उसकी फिर कत्ल का वाक़या था। पुलिस फौरी हरकत में आई और फिर फौरी तौर पर उन मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया जो मुबैना तौर पर इस डॉक्टर लड़की के साथ ज़्यादती के मुर्तकिब थे या ज़्यादती के लिए ज़िम्मेदार थे, मुल्ज़िम थे। उन पर पुलिस ने इल्ज़ामात लगाए थे, उन पर इल्ज़ाम लगे थे, हालात और शवाहिद जो कुछ भी थे, अब वो उनका अदालत में मुकदमा चल रहा था और अदालत के ज़रिए से उनको सज़ा दी जानी है। लेकिन होता ये है कि पुलिस के एक एनकाउंटर में ये जो मुल्ज़िमीन थे जिन पर इल्ज़ाम लगा था एक लड़की के साथ ज़्यादती और उसका कत्ल का, वो मर जाते हैं। और उस वक़्त साइबराबाद जो कमिश्नरेट है यानी वो इलाका जहाँ पर ये पहले तो लड़की के साथ ज़्यादती हुई, उसका कत्ल हुआ और फिर वो नौजवान मुल्ज़िमीन जो हैं वो पकड़े जाते हैं, वो साइबराबाद के हुदूद में ही होता है। वीसी सज्जनार जो उस वक़्त साइबराबाद के कमिश्नर थे वो उस वक़्त एक एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसी भी सामने आई जिसमें उन पर फूल बरसाए गए। किस लिए बरसाए गए? कि उन्होंने मुल्ज़िमीन का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन देखिए अज़ीज़ तालिब इल्म, वो अवाम खुश थी कि भई जो लोग ज़्यादती के मुर्तकिब थे उनको मार दिया गया। लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ा होता है, एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसीजर है कि किसी पर इल्ज़ाम लगे तो उन इल्ज़ामात को पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए। अब पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि उन इल्ज़ामात को वो अदालत में साबित करे और फ़ैसला करना अदालत का काम है। अदालत फैसला करेगी कि इस लड़की के साथ अगर ये लोग ज़्यादती किए हैं तो उनको क्या सज़ा होनी चाहिए और उससे पहले अदालत इस बात के लिए क़ाइल हो कि हाँ, इस लड़की के साथ ज़्यादती करने वाले वही लोग हैं जिनको कमरे अदालत में पुलिस ने मुल्ज़िमान के तौर पर पेश किया है। और फिर जब अदालत उन मुल्ज़िमान पर लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम करती है, तब वो मुजरिम करार पाते हैं और फिर उनकी सज़ा का फ़ैसला अदालत ही करती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से एनकाउंटर का वाक़या पेश आया, उस एनकाउंटर के वाक़ये के बाद तो इब्तिदा में तो वीसी सज्जनर जो उस वक़्त कमिश्नर थे, बड़ी उनकी पसीराई हुई। लेकिन आपको मालूम है कि आज वो अ, इंसानी हुकूक की कमेटी की जानिब से, तहकीकाती कमेटी की जानिब वो पेशियाँ दे रहे हैं। उन्हें अब बतलाना है कि वो जो एनकाउंटर की जो कुछ कहानी, जो कुछ वाक़या उन्होंने बयान किया, वो सच्चा है। कि वाक़ई जो मुल्ज़िमीन थे उन्होंने भागने की कोशिश की, वाक़ई मुल्ज़िमीन ने पुलिस से हथियार खींचने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो मुल्ज़िमान मारे गए। तो अज़ीज़ तालिब इल्म, यकीनन किसी लड़की के साथ ज़्यादती बहुत बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन वो जुर्म है, अदालत उसका फ़ैसला करेगी। मुजरिम कौन है उसका फ़ैसला जमहूरियत में और जो तरीक़ा हुकूमत है उसमें पुलिस का काम क्या है? तहक़ीक़ात करना, गिरफ्तार करना मुल्ज़िमीन को। अदालत का काम है मुल्ज़िमान को सज़ा देने का। तो ये अब वीसी सज्जनर को हटा भी दिया गया है। ख़ास बात ये है कि पिछले दिनों तेलंगाना हुकूमत ने साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनर को उनके ओहदे से हटा दिया। अब वो एक गैर अहम ओहदा आरटीसी जो होता है, बसों का जो कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर वो बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उस तहक़ीक़ाती कमीशन के रूबरू पेश हो रहे हैं, जो इस बात का जायज़ा लेने के लिए कायम किया गया है कि ये जो एनकाउंटर था वो कितना हकीकी और कितना फर्जी था।
और ऐसे कई एक वाकयात, कई एक मिसालें आपको हमारे मुल्क में मिलेंगी जहां पर एनकाउंटर के बाद अदालती कमीशन बैठे, तहकीकाती कमीशन बैठे और उन कमीशनरों ने पुलिस के अंदाज कार, पुलिस के अंदाज तहकीक पर सवाल भी उठाया। जी, इसका मकसद क्या है और आप तलबा को क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है? क्यों? आमतौर पर जब भी एनकाउंटर होता है या जो लड़की के साथ ज्यादती करने वालों का जो एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर के बाद भी ये पुलिस के जो आला अफसर होते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी, आवाम तक इनको अपनी बात पहुंचाना होता है, मीडिया के जरिए से ये अपनी बात आवाम तक पहुंचाते हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें आप ही की तरह जो किसी ज़माने में सहाफ़त किए थे, सहाबत अबू किए थे, वो मौजूद होते हैं। आम आदमी को दावत नहीं दी जाती। सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ पर पुलिस अपना बयान पेश करती है, अपना मौक़िफ़ पेश करती है। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पुलिस का अगर कोई बयान है, तो उस पर क्या जवाबी सवाल किया जाना चाहिए। सहाफ़त ये नहीं है कि पुलिस कमिश्नर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह रहा है, वो आप पेश करते हैं। जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश से जो खबर आई जहाँ पर एक नौजवान की पुलिस हिरासत में मौत हो जाने का उसके वालिद इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वहाँ पर एनडीटीवी ने, कमाल खान ने उस हवाले से बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट पेश की। कमाल खान ने पुलिस का वर्जन भी पेश किया और फिर साथ रिपोर्टिंग करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस का ये दावा है कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जो 2.5 फीट का नल है, 2.5 फीट की ऊंचाई पर जो नल का पाइप है, उससे लटक कर मुलजिम ने खुदकशी कर ली। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपनी बात भी कह दी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो पुलिस की हिरासत में है, यूपी पुलिस की, और फिर वो पुलिस हिरासत के दौरान हवाई ज़रूरिया से फारिग होने के लिए टॉयलेट जाता है और वहां पर वो खुदकशी कर लेता है। वो जो नाड़ा होता है या बेल्ट होता है उसके कपड़ों में जो है वो उसकी डोरी से खुदकशी। तो अब जो खुदकशी करने का जो आम तौर पर जो नजरिया है वो ये है कि सीलिंग फैन से या किसी ऐसे मुकाम से, किसी ऐसी जगह से जहां पर रस्सी बांध कर उसको गले से बांध कर लटका जा सके, वही शक्ल होती है। अब किसी पाइप की, किसी जगह की जो जैसा मतलब हाइट बताई जा रही वो खुद 2.5 फीट है, तो अब क्या वो कोई कार्टून का कैरिकेचर था कि वो 2.5 फीट ऊंचे पाइप से उसने ले लिया? मतलब इस पर अब ये तो कमीशन और जो अदालत है वो इस बात को तय करेगी कि उसमें कैसे हुआ था, साइंटिफिक तरीक़ेकार को अपनाकर। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को बतलाना ये मकसूद है कि ये जो इंसानी हुकूक का मामला है, ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव है और मीडिया का इसमें बड़ा रोल है कि मीडिया जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की एक खातून वकील हैं, बाएं बाजू की वो नज़रियात की अलमबरदार है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात कही कि मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रोल जो है वो इस हवाले से कि जब कहीं भी हिंदुस्तान के पस मंजर में कहा था कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, उन पर इल्जाम आयद करती है, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मीडिया बड़ा फ्रंट पेजेस पर उसका कवरेज करता है, हेडलाइंस में उसका कवरेज होता है किस तरीके से कि भाई पुलिस ने आज इतने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, उन पर दहशतगर्दी के इल्जाम, उन पर ज्यादती के इल्जाम, तरह तरह के जो भी इल्जाम है, तो मीडिया जिस तरीके से उसको पेश करता है, उस खातून वकील का कहना है कि वो ऐसे पेश करता है मीडिया कि वो मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम है, वो मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम है, इस अंदाज में पेश करता है। ठीक है, पुलिस का बयान था उसको पेश कर दिया, लेकिन ऐसी भी मिसालें हैं, ऐसे भी नज़ायर हैं जब अदालत ने, भाई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाकर किसी को पकड़ा, उस पर जो भी इल्ज़ाम थे उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाजिम बात है उन जो मुलजिमान है जिन पर इल्ज़ाम लगे उनको अदालत में पेश किया जाता है, अदालत में मुकदमा चलता है, अदालत में तवारीख पेशी होती है और पेशियां होने के बाद अब मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट का तस्वुर नहीं है। अभी जैसे ज्यादती के जो मुलजिमीन है उनके लिए
कोड बनाया गया है कि जहां पर फास्ट ट्रैक यानी मुकदमात की जल्द से जल्द समाअत की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन उस तरह के मुकदमात में भी इस बात को यकीनी बनाया जाता है, खुसूसी अदालत तो उसमें भी इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इंसाफ में ताखिर तो गवारा है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून के निफाज का बुनियादी उसूल है। तो अब यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि मीडिया क्या करता है, जब पहली मर्तबा पुलिस इल्जामात लगा के किसी को बतौर मुलजिम पेश करती है तो उसका बेहतरीन कवरेज करते हैं। जमहूरियत का चौथा सुतून है, अगर कोई जराइम की वारदात होती है और पुलिस किसी को उन वारदात के इल्जाम में पकड़ लेती है, ठीक है, मुजरिमों के मुलजिमान के चेहरों से वो नकाब उतारते हैं, उनको पेश करते हैं। अब तवील अरसे तक ये मुकदमा चलता है और 10 साल 15 साल, बाज तो ऐसे भी नज़ारे हैं जहां पर 20 साल कैद में रहने के बाद अदालत ने किसी मुलजिम को जिस पर इल्जाम लगा था बरी कर दी कि भाई नहीं, पुलिस ने जो इल्जामात इस नौजवान पर, इस शख्स पर लगाए थे वो साबित नहीं हुए, इसीलिए ये नौजवान, ये शख्स बेकसूर है, अदालत इसको बाइज्जत बरी कर दी। अब जब अदालत से बरात मिलती है तो मीडिया उस वक्त उनका कवरेज कैसे करता है, ये आप तलबा को भी स्टडी करने की जरूरत है कि क्या आप तलबा इस बात को नोट करते हैं कि मीडिया जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है पुलिस कि हमने फला वारदात के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनको पेश किया, मुलजिम है, मुलजिम उर्दू में बड़ा अच्छा उसका फर्क है, देखिए, मुलजिम जिस पर इल्जाम लगा। अब मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट क्या करती है, सुनवाई करती है। कोर्ट सुनवाई करती है, कोर्ट ये तय करती है कि जो कुछ इल्जामात लगाए गए हैं वो इल्जामात सच्चे हैं या नहीं है। कौन तय करती है, कोर्ट तय करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वकील है, खातून वकील, उन और मेरे हिसाब से सभी जो सहाफत से जुड़े हुए हैं, और चूंकि आप लोग यहाँ पर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के पास ये पिक्चर, ये पॉइंट, ये बात बिल्कुल क्लियर रहना है कि ह्यूमन राइट्स का जो मामला है उस पर अगर आप सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल करना दरअसल आप भी ह्यूमन राइट्स से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सवाल कर रहे हैं। आपका जो सवाल है वो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाने वाला सवाल है, और सहाफ़ी जब सवाल कर रहा है तो वो दरअसल किसी ज़्यादती की हिमायत नहीं कर रहा है। सहाफ़ी, सहाफ़त जब सवाल कर रही है तो उसका मकसद ये है कि असल जो मुल्ज़िमान हैं, मुजरिम अगर असल है, हकीकी मुजरिम है तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये प्रोसेस में जहाँ पर पुलिस पहले गिरफ्त, जैसे अभी एक फ़िल्म आई है और मैं ये चाहूँगा अमेज़न प्राइम पर वो फ़िल्म बताई जा रही है। आप में से कोई बता सकते हैं कौन-सी फ़िल्म है जिसके बहुत चर्चे हैं और वो आप लोगों को देखनी चाहिए? तमिलनाडु के बैकग्राउंड में बनाई गई वो फ़िल्म है। उसमें प्रकाश राज भी है और एक तमिल सुपर हीरो हैं। बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। नाम बता सकते हैं आप में से कोई? ओरिजिनली तमिल में बनी है, उसको दीगर ज़बानों में भी डब किया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े दिलचस्प अंदाज में पुलिस कैसे काम करती है और फिर किस तरीके से बेकसूरों को पकड़ा जाता है और फिर किस तरीके से अदालत में जो वकील काम करते हैं वो भी एहतजाज करते हैं तो आम आदमी को किस तरीके से मुतासिर होना पड़ता है। वो सारी चीज़ें उसमें जो है सो पेश की गई हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं देखे आप लोग कोई भी? जी, इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आप तक? प्राइम वीडियो पर और इस पर एक बड़ी फिल्म आई है, बहुत ही उस पर डिबेट हो रहा है। जी सर। कौन सी फिल्म है वो? सर वॉइस कट रही है सर, क्या बोल रहे हैं? उस फिल्म का नाम बताइए बोला मैं। सर कौन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। प्राइम वीडियो पर एक फिल्म रिलीज हुई है, जय भीम उसका नाम है। देखे आप ये फिल्म, जय भीम?
मेरी आवाज पहुंच रही है? गुलाम अब्बास, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, हॉस्टल में है आप लोग, चलिए ठीक है। आवाज मेरी पहुंच रही है। देखिए, जय भीम एक फिल्म आई है, जय भीम के हवाले से कोशिश कीजिएगा हफ्ते और इतवार के दिन आप में से जिस किसी के पास प्राइम वीडियो की जो मेंबरशिप है अमेजॉन प्राइम का, उस पर आप ये फिल्म देख सकते हैं। तो उस फिल्म में इंसानी हुकूक का जो मंजरनामा पेश किया गया है, मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए। मुल्क के सियासी और सहाफती हल्कों में बहुत डिबेट हो रहा है इस फिल्म पर। फिल्म का नाम क्या है? जय भीम। उस फिल्म में किस तरीके से, मतलब ये जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां, अब रिपोर्ट आ चुकी है, बाज़ारी तौर पर तहकीक सामने आ चुकी है कि ये जो कास्ट सिस्टम है हिंदुस्तान में, जो जात पात का जो निज़ाम है, उसमें जो एससी एसटी और जो दीगर पसमानदा तबकात हैं, इनकी दस्तूर ने भी निशानदेही की है कि समाज में इनके साथ मसावियाना सलूक नहीं होता, इक्वल उनको मुकाम नहीं दिया जाता, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस क्या करती, पुलिस के लिए ये बड़ा आसान है। उस फिल्म में क्या पोर्ट्रेट किया गया है, ये बतलाया गया है कि पुलिस के लिए बड़ा आसान है कि वो किसी भी ये जो पसमानदा तबकात है उनमें से किसी भी बेकसूर को भी वो किसी इल्ज़ाम में फांस सकती है। सियासी प्रेशर आता है, ऊपर से प्रेशर हो, ऊपर से जो प्रेशर कहते हैं, उस प्रेशर के तहत जब पुलिस कार्रवाई करती है खानापुरी के लिए, पुलिस जब कार्रवाई करती है अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को हटाने के लिए, तो उसमें बेकसूर गिरफ्तार हो जाते हैं। और जब बेकसूर गिरफ्तार होते हैं तो लाजिम बात है उनकी जो जिंदगी है, वो जिंदगी तो मसाइल में घिर जाती है। तो यहाँ पर मीडिया का जो रोल है, सहाफत के जो तलबा को यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जो तारुफ पेश किया जा रहा है, इंसानी हुकूक के हवाले से उन्हें सेंसिटाइज किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एज ए टीचर कोई मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ। एज ए टीचर मैं आप सभी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइएगा, अपना एक नुक्ते नजर बनाइएगा, पढ़िएगा इस मसले पर। इमाम तो लिखते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जय भीम के हवाले से भी जो है उनका एक मजमून आए। जय भीम ये अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है, शायद उसको और भी जबानों में डब किया गया, देखिएगा आप इसको कैसे आप देख सकते हैं। लाजिम बात है कि जब आप किसी खास प्लेटफॉर्म पर उसको देख रहे हैं तो उसका आपको खर्चा आएगा। पहले तलाश कीजिएगा आप कहाँ पर इसको कम खर्चे में देख सकते हैं, उसको देखिएगा और फिर उस पर कलम उठाना है कि इतना, मतलब बहुत अरसे बाद ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बड़ी पावरफुल फिल्म बनी है। तो उस फिल्म के क्या था, और देखिए मीडिया में आप जो तलबा जो सब मतलब मीडियम आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अखबार आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियो के हवाले से वीडियो कैसा बनाना वो आपको सिखाया जा रहा है, टेलीविजन के हवाले से आपको सिखाया जा रहा है। यानी जितने जराए अबलाग हैं, यानी वो मास कम्युनिकेशन का टूल जिससे आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो सारे मीडियम्स का आपको तारुफ पेश किया जा रहा है। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर इकबाल की इनकलाबी रूह है, आप तब्दीली लाना चाहते हैं, आप बदलाव के हामी हैं, आप हालात का रोना नहीं रोना चाहते हैं, बल्कि आप जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं, आप अपने कलम से, ठीक है लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलम के मुकाबले में जो वीडियो है, जो तस्वीर, मुतहर्रिक तस्वीर, यानी एक स्टिल फोटोग्राफ, अखबार में छपने वाली तस्वीर और टेलीविजन न्यूज चैनल पर बतलाया जाने वाला वीडियो, कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट करता है, अखबार की तस्वीर या टेलीविजन पर बतलाई जाने वाली वीडियो? जवाब दीजिएगा। ईमान, जी सर, टेलीविजन वाली। तो आप देख लीजिए, तो हमें हर मीडियम के असरात को मालूम रखना है। और उसमें मेरे हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई मजहबी नुक्ते नज़र से वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जितने वसाइल मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी बात रखने का फन आना चाहिए। और आप देख लीजिए, आज आज़ादी के बाद से इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अकलियत है मुसलमान, उन मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी शिकायत है। आप किसी भी महल्ले के बता रहा हूँ मैं आपको, गाँव देहात में भी जो थोड़ा सा दर्दमंद दिल रखने वाला फर्द है, जो संजीदा है, जो सीरियस है, वो मुसलमानों के मसाइल को लेकर फिक्रमंद है।
सबसे पहला जो मसला मुसलमानों के हवाले से हिंदुस्तान में है वो है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। कि मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि मुसलमानों को आज जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है वो क़ानून की लड़ाई है। यानी क़ानून इस बात को यकीनी बनाना है कि इस मुल्क में मुसलमानों को क़ानूनी तौर पर किसी तरह से ज़्यादती का निशाना न बनाया जाए। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। अगर नाइंसाफ़ी होती है तो मुसलमान उस मसले को हल करने के लिए क़ानूनी जो उनके पास वसाइल मौजूद हैं, वो उसका इस्तेमाल करें। सवाल मेरा ये है कि आप देख लीजिए जितने बड़े-बड़े मुकदमात हैं, बाबरी मस्जिद का मुकदमा हो या बाबरी मस्जिद के इंहदाम का मुकदमा हो, बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के हुकूक का मसला हो, आज़ादी के बाद जितने बड़े फ़सादात जिनके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है, लिखा जाता है कि इनमें मुसलमान बड़ी तादाद में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मुसलमानों की बड़ी तादाद में जायदाद का नुकसान हुआ है, उनके माल का नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए कितने ऐसे फ़सादात के बाद मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने उनका जो अगर उन्हें गलत इल्ज़ामात में फांसा गया था, तो इल्ज़ाम लगाने वाले जो एजेंसी थी या जो ऑफिसर थे, पुलिस के वो अफसरान थे, वो तहक़ीक़ाती इदारों के ज़िम्मेदार थे जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, कितने लोगों को अदालत में खींचा गया। आप खाली ये देख लीजिए बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा चला है, उस मुकदमे में ज़फ़रयाब जिलानी का नाम आता है। फिलहाल वो अलील हैं, लेकिन कितने ऐसे मुस्लिम वकला हैं, राजीव धवन की जो है आपको खिदमत हासिल करना पड़ा, कपिल सिब्बल की खिदमत आपको हासिल करना पड़ा। आप अलीगढ़ जैसी आपकी इतनी बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अब आपके पास इतने बड़े-बड़े नाम आते हैं जो टेलीविज़न पर बैठकर जो है स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन कितने वकील थे जो उस मुकदमे की लड़ाई के लिए आगे आए? कितने फसादात के बाद जो बनने वाले तहक़ीक़ाती कमीशन थे, उसमें कितने ऐसे जो सो वकला के नाम आए जो अ, मुसलमान तबके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए मुसलमानों को उनके हक दिलाने के लिए, मुसलमानों को झूठे इल्ज़ामात से बाहर निकालने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पस मंज़र में आप देख लीजिए, इस मुल्क में एससी-एसटी के साथ ज़्यादती होती है तो वो अपनी उस बात को फ़िल्मों के ज़रिए से भी पेश करते हैं। वो उनके सेमिनार्स के ज़रिए से भी ये मसला उजागर किया जाता है। मुख्तलिफ तहक़ीक़ी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उस चीज़ को साबित किया जाता है, मुसलमान इस मुल्क में पसमानदा है, बैकवर्ड है, मुसलमान इस मुल्क में ज़्यादती का निशाना बन रहा है। तो आप देखिए ये सारे जो मसाइल हैं कहीं न कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, जो कि क़ानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए थी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितनी ऐसी तंज़ीमें हैं जो मुसलमानों को वकील बनने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। मुसलमानों में एक ही चीज़ है, क्या है कि भई मुसलमानों का जो क्रीम है, जिसके पास पैसा है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो अपने बच्चों को सिर्फ़ डॉक्टर और इंजीनियर बना रहा है। डॉक्टर क्या करता है, किसी मरीज़ को दवाई दे सकता है, इंजीनियर क्या कर सकता है, किसी के लिए बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन क़ानूनी लड़ाई जो है लड़ने के लिए वो तो आपको तो वकील चाहिए और वकील कहाँ पर है आपके पास? कितने वकील हैं जो 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 इस तरीके जो बड़े-बड़े मुकदमात ने इस मुल्क के मुसलमानों ने जिनका सामना किया, उसमें कितने मुसलमानों के नाम आप गिनवा सकते हैं? 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। अभी हम अक्टूबर के महीने में सर सैयद के हवाले से बड़ा जश्न मनाए, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में जो अलीगढ़ के फ़ारिग़ीन हैं करे, तो कहाँ हैं इन यूनिवर्सिटियों से? जामिया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। उर्दू यूनिवर्सिटी तो बहुत अभी 20 साल, 25 साल का उसका सफ़र हुआ है। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटियाँ थी, क्या है? ये बटे हुए हैं हम। तो खैर मैं उस बात पर ज़्यादा कुछ मज़ीद बहस में उलझे, आप सभी को इनवाइट करता हूँ, आप सभी को दावत देता हूँ कि ये जय भीम जो फ़िल्म आई है, उस फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा, उस फ़िल्म का रिव्यू लिखिएगा और अच्छा, एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था, मेरी किताब में भी वो शामिल है। क्या सर अगर हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से या हम किसी मौज़ू पर अपने नुक्ते नज़र को पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास उतना बजट नहीं, हम कैसे फ़िल्म बनाएँगे? तो आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, गुजरात राइट्स को लेकर कई एक डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं। गुजरात राइट्स 2002 के जो गुजरात में फसादात हुए थे, मुसलमानों का बड़ा जानी नुकसान हुआ था, उसको लेकर कई एक डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं। आपको मालूम है, उसमें एक ऐसी भी डॉक्यूमेंट्री है जो 10 से 15 मिनट की है और उसको बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मोबाइल फ़ोन से शूट किया था। तो आप इस चीज़ के मुंतज़िर नहीं रहे, मतलब हम इतने वो हैं, ये कोर्स पास कर रहे हैं, क्यों पास कर रहे हैं? आइडिया नहीं है हमारे को।
कब हमें क्या करना है आइडिया नहीं है आपको। हम यहाँ कोर्स पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद हमारी शिकायत भी होती, सर वो हमें खाने में ये मिल रहा है, ये पर हम खाना खाने नहीं आए हैदराबाद में, हम यहाँ पर अच्छे हॉस्टल में, आरामदेह हॉस्टल में सोने के लिए नहीं आए, पढ़ने के लिए आए। फोकस अपना क्लियर रखिएगा। तो हम जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी चीजों की तरफ हम देखने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम फोकस रहें, हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हम अच्छे से पढ़ें। और हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि भाई हम हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, हमारे पास पैसे आएंगे तो सर हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई प्रोग्राम बनाएंगे। आपके हाथ में मोबाइल है तो इससे बड़ी और क्या आपको टूल चाहिए, इससे बड़ी और क्या नेमत चाहिए जिसकी मदद से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। असल आपके पास क्या चाहिए, ख्याल चाहिए, कंटेंट चाहिए, मवाद चाहिए, क्या बात पेश करना है। हम अखबारी पाबंदी से नहीं पढ़ते, हम क्या अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। कंगना राणावत ने क्या कहा है पद्मश्री मिलने के बाद, कंगना राणावत के स्टेटमेंट पर किस तरीके से मान जो क्या है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है बिहार के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कौन है जिन्होंने उस पर एतराज जताया, जतिन राम मांझी, हसन फहमी, मांझी नाम के जो लीडर हैं बिहार के, कौन है वो, जतिन राम मांझी, इमाम अली, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन है जतिन राम मांझी, जीतन राम मांझी। इमाम अली, और कौन है क्लास में, नफीस। देखिए हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब अजीज तालिब इल्म जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास क्रिएटिविटी होना है, हमारे पास कंटेंट होना है। क्रिएटिविटी कैसे आएगी जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, कंटेंट कैसे आएगा जब हम मुतालिया करेंगे। और एज ए और ये चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आप मुसलमान हैं, पहले इंडियन हैं आप, इंडियन मीडिया में आपको जाके काम करना है तो एज ए मेंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को वाकिफ रहना जरूरी है। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कि भाई आपको बीइंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी सब मालूम है आपको मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है, और आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के दौरान हाँ बस पास कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स आपकी प्रायोरिटी है, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कीजिएगा। बहुत सारा हमारा जो वक्त था वो पैंडेमिक की वजह से फेस टू फेस हमारी क्लासेस नहीं हो सके, लेकिन अब जब हम बड़ी तेजी से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ जाने वाले हैं तो उसमें हमें अपनी जो हैबिट्स हैं, अपना जो वक्त है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से फिक्र करना होगा कि हम कैसे। जतिन राम मांझी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट ऑफ बिहार। जतिन राम मांझी ने, इमाम ने उसका जवाब दिया है, बेहद शुक्रिया इमाम। इन्होंने कंगना रनावत के स्टेटमेंट पर बड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि असल आपको क्या आपत्ति जताई वो जानने से पहले क्या स्टेटमेंट था वो जानना होगा कि कंगना रनावत ने क्या कहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को असल जो आज़ादी मिली वो साल 2014 में मिली, उससे पहले हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है, तो उस पर किस तरीके से जतिन राम मांझी ने जो है रिजर्वेशन जताया कि ये कैसा बयान है, ये किस तरह से जो है बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेके हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसको लेके हम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात पेश कर सकते हैं। क्या हम उसके लिए हम तैयार हैं, क्या हम एक्स्ट्रा होमवर्क कर रहे हैं, क्या हम सही से पढ़ने के लिए वक्त लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोचना होगा। तभी जाके देखिए हमारे सिलेबस का जो है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा हम कवर कर चुके हैं, उसमें और भी जो मौजूआत हैं उस पर हम अगली क्लासों में बात करेंगे। लेकिन अजीज तालिब इल्मों सिलेबस कंप्लीट कर देना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सिलेबस आप लोगों को कितना समझ में आया। नंबर एक, सिलेबस आपको पढ़ने के बाद उसका एग्जाम जो है वो लिखना है, यकीनन फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगी। लेकिन सेकंड चीज़ के सिलेबस में जो मुद्दे थे, जो इंफॉर्मेशन थी, जो नुकात थे, जो मौजूआत थे, वो सारे मौजूआत आपको समझने होंगे कि कल के दिन आप जब फील्ड में जाएंगे उन मौजूआत पर आप बात कर सकें, उन चैलेंजेस का आप सामना कर सकें, वो भी आपको सोचना होगा, उस हवाले से भी होमवर्क करना होगा। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं आज की अपनी बात को यहीं पर रखता हूँ। 2 दिन का वक्त है आप लोगों के पास, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन 2 दिनों में जो जय भीम जो फिल्म है उस फिल्म को देखिएगा और उस पर हर तालिब इल्म
उस पर हर तालिब इल्म अपना रिव्यू लिखेगा। फिल्म का नाम लिखिए, फिल्म का दौरानिया कितना है वो लिखिए, फिल्म की कास्ट क्या है वो लिखिए, फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया वो लिखिए, उसके बाद फिल्म की कहानी क्या है वो लिखिए। ऐसा नहीं करिए कि जाके गूगल पर सर्च करके ये सारी चीज़ें आप लिखें, बल्कि फिल्म देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, आपके तासुरात क्या है, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं ये तो वो कर रहा था कि आप सबके साथ हमारी इस हफ्ते में फेस टू फेस क्लास होगी, लेकिन मुझे जैसा बताया गया है कि अभी बहुत सारे तलबा हैदराबाद नहीं पहुँचे हैं, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखेंगे और यही चाहेंगे कि आप तलबा जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती या जब तक सब हैदराबाद नहीं पहुँचते, इन क्लासेस से ज़रूर इस्तेफादा कीजिएगा। अब वक्त है सवालात का। आप तलबा के अगर कुछ सवालात हो तो सवालात बताइएगा। किसी का नहीं है सवाल, तो हम आगे बढ़ते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं। बड़ा मेहरबानी अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। मोहम्मद हसन MD नफीस आलम, माजिद अहमद, गुलाम अब्बास, मोहम्मद अहमद, सर माजिद अहमद, सर माजिद अहमद, मुश्ताक। चलिए अटेंडेंस हो गई है, तो फिर हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप सब तलबा अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो तलबा हैदराबाद पहुंच गए हैं वो भी, जो हैदराबाद नहीं पहुंचे वो भी, उनसे यही दरख्वास्त है अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, दुआ का कोई रंग नहीं होता लेकिन दुआ रंग ज़रूर लाती है। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।